तो आज की क्लास में सेलुलाइटिस डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशंस की हम बात करेंगे, सेलुलाइटिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है। सेलुलाइटिस इज बेसिकली स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ होगा? सबक्यूटेनियस प्लेन के अंदर होगा या फेशियल प्लेन के अंदर होगा। तो ये किस तरह का इन्फ्लामेशन है? स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन जो स्प्रेड कर रहा है, लोकलाइज इन्फ्लामेशन नहीं है। तो सेलुलाइटिस इज बेसिकली स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन, और ये इन्फ्लामेशन कहाँ स्प्रेड करेगा? सबक्यूटेनियस प्लेन, यानी स्किन के जो नीचे का पोर्शन होगा वहाँ स्प्रेड करेगा, जिसको सबक्यूटेनियस प्लेन बोलते हैं। सेकंड है सब फेशियल प्लेन के अंदर। तो फेशियल प्लेन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन स्प्रेड करेगा, स्प्रेडिंग टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन होगा, इसको बोलेंगे सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस दो जगह हो सकता है। कहाँ? सबक्यूटेनियस प्लेन के अंदर डेवलप हो सकता है या सब फेशियल प्लेन के अंदर। अब ये कैसे डेवलप होता है, इसके पीछे रीज़न है कि स्मॉल स्क्रैच पहले होगा। सपोज करिए एक इरोजन डेवलप हो गया, ठीक है। इरोजन से यहाँ इसकी इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, इन्फेक्शन होगा और फाइनली वहाँ इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, इन्फ्लामेशन स्प्रेड करेगा। तो इस तरह के स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन को हम बोलेंगे सेलुलाइटिस। क्लियर है? तो स्मॉल स्क्रैच के बाद या स्मॉल इंसिजन के बाद या स्मॉल वुंड के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी इस तरह का लेजन बनेगा और वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। क्लियर है? तो ये तो क्लियर है सबको कि स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे? सेलुलाइटिस। स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन उसको सेलुलाइटिस बोलेंगे, यानी इन्फ्लामेशन जो स्प्रेडिंग इन नेचर है उसको हम बोलेंगे सेलुलाइटिस। तो इसमें जो कॉज मैंने बताया था कि स्मॉल स्क्रैच से इसकी शुरुआत हो सकती है, एक वुंड है वहाँ से इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, या इंसिजन दिया गया, इंसिजन के साइड से वहाँ इन्फेक्शन होगा और फाइनली इन्फ्लामेशन एस्टेब्लिश होगा और वो स्प्रेड करेगा। कई बार इंसेक्ट बाइट के बाद हो जाता है या स्नेक बाइट के बाद ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, या स्कॉर्पियन बाइट्स है उसके बाद भी इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। प्री एग्जिस्टिंग लेजन है। प्री एग्जिस्टिंग लेजन किस फॉर्म में हो सकता है? जैसे स्मॉल स्क्रैच के फॉर्म में हो सकता है, या वुंड के फॉर्म में हो सकता है, या इंसिजन के फॉर्म में हो सकता है, या स्नेक्स बाइट के नतीजे में हो सकता है, या इंसेक्ट बाइट के नतीजे में होगा, या स्कॉर्पियन बाइट के नतीजे में होगा। तो ये सारी प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन रिजल्ट कर सकती है सेलुलाइटिस में। अब सेलुलाइटिस की कंडीशन फर्दर हो सकती है कि उसकी एक्सटेंट के बिहाफ पे हम कह सकते हैं सेलुलाइटिस की कंडीशन सुपरफिशियल सेलुलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। डीपर प्लेन में, जैसे फेशियल प्लेन है, डीपर प्लेन के अंदर होगा तो इसको बोलेंगे डीपर टाइप ऑफ दी सेलुलाइटिस। तो ये सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है। तो कॉमन सुपरफिशियल टाइप, जो कॉमन टाइप है बेसिकली ये सुपरफिशियल टाइप ऑफ दी सेलुलाइटिस है, जिसको डायग्नोज करना ईजी है और कन्वीनियंट है। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि जो लिम्ब है, जो स्वेलन है, इसके साथ शाइनी लिम्ब है, रेडिश या इरिदमा यहाँ प्रेजेंट है, एडिमेटस है। तो ये कंडीशन किसकी होगी? सेलुलाइटिस की, यानी डिफ्यूज टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन यहाँ डेवलप हो रहा है। लिम्ब स्वेलन है, एडिमेटस है, साथ साथ में डिफ्यूज टाइप ऑफ द स्वेलिंग डेवलप हो रही है, ये टेंडर भी होगा। तो ये कंडीशन किसकी है? सेलुलाइटिस की है। इसकी यहाँ पे देख रहे हो कि एक फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, ये फॉलिकुलाइटिस फाइनली कन्वर्ट हो रहा है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ? सेलुलाइटिस के साथ। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये सेलुलाइटिस की कंडीशन है जिसके नतीजे में एक अल्सर बन गया। क्लियर? तो सेलुलाइटिस की बात करें किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है, इसमें फर्स्ट इंडिविजुअल्स वो होंगे जो डायबिटिक है। डायबिटिक क्यों होंगे? साथ साथ में डायबिटिक के जो टिश्यूज़ होंगे वो लेडेंट होंगे शुगर क्रिस्टल से। तो डायबिटिक इंडिविजुअल के अंदर सेलुलाइटिस इसमें डेवलप होता है कि उनके टिश्यू लेडन होता है शुगर क्रिस्टल से, और ये लेडन टिश्यूज़ जो शुगर क्रिस्टल से लेडन है वो इन्फेक्शन को इन्वाइट करता है। तो फर्स्ट ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं उनमें सेलुलाइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है, या वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं या जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं उनमें सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ओल्ड एज में सेलुलाइटिस डेवलप हो सकता है। ओल्ड एज में क्यों डेवलप होगा? कि ऐसे लोग, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, उसके नतीजे में सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट्स कौन कौन से हैं, कौन से कॉमन साइट है जहाँ पे सेलुलाइटिस डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है फेस। फेशियल एरिया पे सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। लोअर लिम्ब है, यहाँ सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अपर लिम्ब है, इसके अलावा स्क्रोटम के अंदर भी सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। करेंगे सेलुलाइटिस क्यों कॉज होता है, इसमें सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन ये रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर? सेलुलाइटिस में। ऐसे ही ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो भी रिजल्ट कर सकता है सेलुलाइटिस के अंदर। ये रिलीज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। जो ये बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, बैक्टीरियल इन्वेजन के नतीजे में स्ट्रेप्टोकाइनेज रिलीज होगा। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इसके अलावा हाइलोरिनेडेज रिलीज करता है और ये कॉज करेगा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में। तो अगर हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन,
इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इनके इन्वेजन के नतीजे में जिस एरिया के अंदर इन्वेजन होगा उसके नतीजे में वहाँ सेलुलाइटिस डेवलप होगा। ये करते क्या है, क्यों सेलुलाइटिस डेवलप होता है, तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज और हाइलोयूरिनेडेज ये जो एंजाइम है ये रिलीज होगा और ये बेसिकली स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में हेल्प करेंगे। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो ये भी कई बार इन्वॉल्व हो सकते हैं। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सी हो सकती है, क्लेबिशिएला है, सुडोमोनाज है या ई कोलाई है, ठीक है। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेकेंडरी इन्वेजन होगा उनका, वो प्राइमरी इन्वेजन नहीं होगा, सेकेंडरी इन्वेजन होगा। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्वेजन के नतीजे में सेलुलाइटिस रिजल्ट कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन क्या होगी, ग्राम पॉजिटिव की होगी या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की होगी। अब सिक्वल्स की बात करेंगे, सपोज करिए सेलुलाइटिस डेवलप हो गया तो उसके बाद उसका फेट क्या है, सिक्वल्स कहते हैं, यानी इसके बाद क्या डेवलप होगा, उसका नतीजा क्या है। अल्टीमेटली जो सेलुलाइटिस की कंडीशन होगी वो रिजोल्व होगी या एब्सेस फॉर्म होगा, तो ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो फेट ऑफ या सिक्वल ऑफ सेलुलाइटिस की बात करें तो यहाँ इन्फेक्शन लोकलाइज हो सकता है। हमने कहा कि स्प्रेडिंग इन नेचर है, सेलुलाइटिस बेसिकली क्या है, स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जो स्प्रेडिंग नेचर है इन्फ्लामेशन का वो लोकलाइज हो जाए। लोकलाइज होने की कंडीशन में यहाँ पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म हो सकता है। तो अगर जो स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है जिसको हम सेलुलाइटिस कर रहे हैं वो अगर लोकलाइज होगा यानी रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। पायोजेनिक एब्सेस यानी जहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ इन्फ्लामेशन होगा यानी सेलुलाइटिस लोकलाइज होगा, ऐसी कंडीशन में वहाँ एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर जाए। सेकंड कंडीशन पॉसिबिलिटी क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड करे, स्प्रेड करने के बाद बैक्टीरिया डेवलप होगा या सेप्टिसीमिया डेवलप होगा या पाइमिया, यानी यहाँ पे जो इन्फेक्शन है कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में फल्मिनेंट कंडीशन डेवलप होगी यानी इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा तो ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया, यानी अगर ये बैक्टीरिया ब्लड के अंदर एंटर हो जाए तो ये रिजल्ट करेगा बैक्टीरिया। अगर जो एंडोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है वो ब्लड के अंदर चला जाए उसके अंदर सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। ऐसे ही पाइमिया की कंडीशन हो सकती है, जो पस है वो फाइनली कहाँ चला जाए, ब्लड के अंदर एंटर हो सकता है, तो ये कंडीशन होगी पाइमिया की। यानी अगर लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता, यानी सेलुलाइटिस की कंडीशन है और लोकलाइजेशन इन्फेक्शन नहीं होगा, तो तीन कंडीशन यहाँ डेवलप हो सकती है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है सेप्टिसीमिया और थर्ड है पाइमिया। लोकल गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो पहले तो हमने लोकलाइज इन्फेक्शन के नतीजे में क्या डिस्कस किया था, पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म होगा। कई बार इन्फेक्शन लीड करता है लोकल गैंग्रीन, यानी जिस एरिया के अंदर सेलुलाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी वहीं पे जो टिश्यू होगा गैंग्रीनस हो जाएगा, गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो जाएगा टिश्यू के अंदर, तो लोकल गैंग्रीन भी फॉर्म हो सकता है। कई बार नेक्रोसिस हो सकती है, किसकी, स्किन की हो सकती है, सबनेस टिश्यू की हो सकती है, जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। तो अगर हम फेट की बात करें सेलुलाइटिस की, तो फर्स्ट फेट है कि एब्सेस का फॉर्म होना, सेकंड फेट है बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया या पाइमिया का फॉर्म होना, थर्ड फेट है लोकल गैंग्रीन का डेवलप होना, फोर्थ फेट है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का डेवलप होना। यानी सेलुलाइटिस इन चार फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जहां लोकलाइजेशन होगा वहां पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म होगा। अगर टोटल रिकवरी होती है यानी रिजोल्व अगर हो जाए तो वहां कोई भी रेसिडुअल एब्सेस फॉर्म नहीं होगा। टोटल रिकवरी नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में लोकलाइज इन्फेक्शन के नतीजे में पायोजेनिक एब्सेस फॉर्म होगा, या बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है, सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है, पाइमिया डेवलप हो सकता है, लोकल गैंग्रीन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, यानी सेलुलाइटिस की कंडीशन में क्लिनिकल फीचर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को फीवर डेवलप होगा। फीवर क्यों होगा, एंडोटॉक्सिन रिलीज होने की वजह से पायरेक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी। एंडोटॉक्सिन बेसिकली बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स के रिलीज के वजह से। अलावा टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, टॉक्सिसिटी जैसे टॉक्सिक सिम्टम डेवलप होंगे, टेकिकार्डिया डेवलप होगा, या हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। स्वेलिंग डेवलप हो सकती है, स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। तो स्वेलिंग की कंडीशन क्या होगी, यहाँ डिफ्यूज टाइप ऑफ द स्वेलिंग डेवलप होगी। अगर हम डिफ्यूज टाइप ऑफ द स्वेलिंग कह रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई एज डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पस नहीं होगा और कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और इस तरह की स्वेलिंग की कोई लिमिट नहीं होगी। क्लियर। तो अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की हम बात करें तो फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है फीवर का, सेकंड है टॉक्सिसिटी यानी टॉक्सिक सिम्टम डेवलप होंगे इसमें,
टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, स्वेलिंग डेवलप होगी, स्वेलिंग जो होगी डिफ्यूज इन नेचर होगी, यानी जो स्वेलिंग होगी लोकलाइज नहीं होगी, डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज जब स्वेलिंग कहते हैं इसका मतलब है कोई एज डिफाइंड नहीं होगा, पस प्रेजेंट होगा नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा, साथ साथ में कोई लिमिट नहीं होगी किसकी, उस स्वेलिंग की। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेन एंड टेंडरनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। स्किन की चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ स्किन सरफेस जो होगा शाइनी, इसके अलावा यहाँ स्ट्रेच मार्क होगा, यानी जो स्किन स्ट्रेच होगी तो स्ट्रेच मार्क यहाँ डेवलप होगा। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो सेलुलाइटिस रिजल्ट कर सकता है किसमें, रैपिड हो सकता है। किन लोगों में, डायबिटिक लोगों के अंदर रैपिड होगा, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें हो सकता है। लिम्फ नोड, यहाँ लिम्फ नोड के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी और लिम्फ नोड सेलुलाइटिस के नतीजे में क्या रिजल्ट कर सकता है, लिम्फ नोड टेंडर हो सकता है। लिम्फ नोड क्या होगा, टेंडर होगा। तो जहां पे जिस पार्ट के अंदर सेलुलाइटिस डेवलप हो रहा है उस पार्ट की जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड है वो रिजल्ट करेगा किसके अंदर, लिम्फ एडिनोपैथी के अंदर। लिम्फ एडिनोपैथी, यहाँ पेनफुल टाइप ऑफ द लिम्फ एडिनोपैथी डेवलप होगी। क्लियर। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि यानी सेलुलाइटिस की कंडीशन है तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे, इसमें सीबीसी कराएंगे। सीबीसी करने का हमारा मकसद क्या होता है, सीबीसी अगर हम करें तो इसमें टोटल काउंट देखेंगे, डिफरेंशियल काउंट देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे। तो सीबीसी करने का मकसद है कि सीबीसी की जो टीएलसी अगर रेज्ड है ये किसको शो करता है, किसको डिनोट करता है, इन्फेक्शन को डोनेट करता है। ठीक है। प्लेटलेट काउंट कई बार कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट इस वजह से करते हैं कि लीवर कंप्रोमाइज जिनका है उसके नतीजे में भी कई बार इम्यूनो डेफिशिएंसी की कंडीशन डेवलप होती है या लो इम्यूनिटी की कंडीशन डेवलप होती है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो होगा वो लोअर्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मल्टीपल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट इस वजह से कराएंगे। ब्लड यूरिया सीरम क्रिएट कराएंगे, यानी ये कंडीशन भी सीवियर केसेस के अंदर जहाँ रिनल फेलियर की कंडीशन है वहाँ भी सेलुलाइटिस डेवलप हो जाता है। ब्लड शुगर एस्टिमेशन ज़रूरी है। यूरिन टेस्ट कराएंगे, कीटोन बॉडीज़ को भी देखेंगे, साथ साथ में ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन है उसका भी एस्टिमेशन करेंगे। तो ये ओवरऑल कंडीशन हमें डायग्नोसिस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए, साथ साथ में जो थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए उसकी डिस्कशंस करी हमने। तो इसमें सीबीसी कराएंगे, सीबीसी में टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट और प्लेटलेट काउंट कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएट कराएंगे। सीवियर केसेस में खास तौर से ब्लड शुगर एस्टिमेशन होगा, यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट किसके लिए कराएंगे, कीटोन बॉडीज़ के लिए, और ग्लाइकोसाइलेटेड जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन होगा वो। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारा होगा डीबीटी का। डीबीटी के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्यों डीबीटी के लिए करेंगे कि सेलुलाइटिस के साथ साथ पॉसिबिलिटी किसकी होती है, डीबीटी, या डीबीटी की कंडीशन में सिमिलर प्रेजेंटेशन हो सकता है। डीबीटी है तो उसमें भी सेलुलाइटिस जैसे फीचर्स डेवलप हो सकते हैं। तो डीबीटी के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। डीबीटी के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, वेनस डॉपलर कराएंगे। वेनस डॉपलर से क्या पता चलेगा, वेन के अंदर अगर कोई थ्रोम्बस बना है, कोई क्लॉट बना है जो डीबीटी रिजल्ट कर रहा है, तो थ्रोम्बस के नतीजे में डीबीटी की कंडीशन होती है, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैसे पता चलेगा, वेनस डॉपलर कराएंगे, यानी वेन की जो कैलिब्रेशन होता है इसके अंदर वेन का ल्यूमेन हम देखते हैं कि कोई क्लॉट तो नहीं है, तो वेनस डॉपलर कराएंगे या अल्ट्रासाउंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कराएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि डीबीटी की कंडीशन है या सिंपल सेलुलाइटिस की कंडीशन है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट हमारा होगा रेस्ट एंड एलिवेशन, यानी अगर हम सेलुलाइटिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रेस्ट पे रखेंगे, उसको एलिवेट करेंगे। इससे क्या होगा, वेनस ड्रेनेज इन्हांस होगा और जो सेलुलाइटिस की कंडीशन में जो स्वेलिंग डेवलप हो रही है, जो एडिमा डेवलप होगा वो सबसाइड करेगा। तो रेस्ट जरूरी है और एलिवेशन जरूरी है। ये क्यों कर रहे हैं, एलिवेट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है ये एडिमा को सबसाइड करता है। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट हमारा होगा एंटीबायोटिक थेरेपी पे बेस्ड होगा। एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन दे सकते हैं, सेफलोस्पिरिन दे सकते हैं, या सिमिलर एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग किससे कर सकते हैं, ग्लिसरीन से ड्रेसिंग करेंगे। ग्लिसरीन का हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती है, हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी के नतीजे में जो एडिमा डेवलप हो रहा है वो रिड्यूस होगा। तो ग्लिसरीन से ड्रेसिंग कर सकते हैं इसमें, और ग्लिसरीन से ड्रेसिंग करने का हमारा मकसद होता है एडिमा को रिड्यूस करना। ग्लिसरीन से ड्रेसिंग करने का हमारा मकसद ये है कि ग्लिसरीन की हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। कई बार ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट ड्रेसिंग भी की जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट अलोंग विद द ग्लिसरीन जो गॉस पीस पे हम गॉस पीस को उसमें सोक करके उससे ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है। तो जो सेकेंड ट्रीटमेंट हमारा हो सकता है वो क्या है, ग्लिसरीन अलोंग विद द मैग्नीशियम सल्फेट, उसके अंदर हम गॉस पीस को डीप करते हैं, सोक करते हैं, उसके बाद उस गॉस पीस से
उस पेशेंट की ड्रेसिंग करेंगे। यहाँ भी हमारा मकसद होता है हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी की वजह से जो एडिमा की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको ट्रीट करना। क्लियर? डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ की कंडीशन होगी, उसको हम कंट्रोल करेंगे। सपोज करिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इफेक्टिव नहीं है तो हम इंसुलिन की हेल्प ले सकते हैं, इंसुलिन एडवाइस कर सकते हैं। कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होगी तो हम उसमें यूरिन कीटोन को खास तौर से हम कैसे इसको कीटोएसिडोसिस की कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा असेसमेंट होगा यूरिन का असेसमेंट होगा। यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो ये कीटोएसिडोसिस को शो करता है। तो यहाँ ट्रीटमेंट हमारा होगा इंट्रावेनस इंसुलिन, यानी यहाँ भी अगर कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होती है तो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन इन्फ्यूज़न ही होता है इसके अंदर, तो आईवी इंसुलिन इन्फ्यूज़न होगा यहाँ। ठीक है, ट्रीटमेंट की जो नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट की, अगर उसकी बात करें तो पेशेंट अगर सेप्टिसीमिया से सफ़र हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, हायर एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे। सेप्टिसीमिया की पॉसिबिलिटी है, सेप्टिसीमिया जैसे फीचर्स डेवलप हो रहे हैं तो हायर एंटीबायोटिक देंगे। इसके साथ साथ क्रिटिकल केयर होगा, फ्लूइड मैनेजमेंट यहाँ करेंगे ताकि हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप नहीं हो, पेशेंट शॉक की कंडीशन में नहीं जाएगा। तो हमारा जो अगर पेशेंट सेप्टिसीमिया के साथ आ रहा है या सेप्टिसीमिया के फीचर्स डेवलप हो रहा है, जो सेलुलाइटिस की कंडीशन है, हमने डिस्कस किया था सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है, बैक्टीरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इसके अलावा पाइमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अगर पेशेंट में सेप्टिसीमिया के फीचर्स तो हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले हायर एंटीबायोटिक होगा, उसके बाद क्रिटिकल केयर करेंगे। क्रिटिकल केयर हमारा कैसे होगा, फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे यानी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके अलावा हम एडिक्वेट यूरिन आउटपुट मेंटेन करेंगे, एडिक्वेट यूरिन आउटपुट मेंटेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि हाइड्रेशन लेवल पेशेंट का हम कंट्रोल करेंगे, हाइड्रेशन लेवल, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप नहीं होने देंगे, यानी हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप नहीं होने देंगे। तो ये हमारा मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा कैथेटराइजेशन करेंगे। कैथेटराइजेशन करना हमारा क्यों मकसद है, पेशेंट को इमोबिलाइज करना हमारा मकसद है, साथ साथ में यूरिन आउटपुट को हमें मेजर करना है, इस वजह से हम कैथेटराइजेशन करेंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, हेमेटोक्राइट वैल्यू हम ये कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, यानी सब्सिक्वेंटली फॉलो अप में हम ये इन्वेस्टिगेशन कराएंगे ताकि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज हम पता लगा सकें। क्लियर? तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।